नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा सबसे शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है 10वां लेक्चर, जो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज कम से कम 2-3 वीडियोस में कंप्लीट होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियाँ एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाएं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, प्रीलिम्स, मेंस और अन्य व्यापम की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ पीपीटीज बनाने में, वीडियोज़ लाने में, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आपको ये सीरीज़ कंप्लीट करा पाऊँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भी हमारे टीचर्स लोक प्रशासन, भूगर्भ शास्त्र और रियासतें पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी जाकर पढ़िए दोस्तों और सपोर्ट करिए। चलिए शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर एक शानदार मोटिवेशन कोट्स के साथ। कोट्स ये है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत सही बात है कि भारतीय समाज में आपको अपनी हैसियत ही बताना पड़ेगी। लोग आपके बारे में नहीं बल्कि आपके पद के बारे में आपसे पूछेंगे, और इसके लिए हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो हम भले ही देर से बनेंगे पर कुछ अच्छा बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश का अब्बा तंत्र। देखिए, मध्य प्रदेश का अब्बा तंत्र, ये आपको बताऊंगा कि अब्बा क्या होता है, अब्बा तंत्र क्या होता है। पर एक मोटी मोटी बात याद रखें, तो मध्य प्रदेश को 6 अब्बा तंत्रों में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 6 अब्बा तंत्रों में बांटा गया है। जो आप सबसे बड़ा ये देख पा रहे होंगे, ये है गंगा यमुना अब्बा तंत्र। कौन सा है? गंगा यमुना अब्बा तंत्र। और ये सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है मध्य प्रदेश का। ये नर्मदा अब्बा तंत्र आप देख पा रहे होंगे। ये माही अब्बा तंत्र, जो कि सबसे छोटा अब्बा तंत्र है। ये ताप्ती अब्बा तंत्र देख पा रहे होंगे। ये गोदावरी अब्बा तंत्र, यहाँ पे एक महानदी अब्बा तंत्र भी दिखेगा, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, क्योंकि हमारी नदियों का जल वहाँ पर जाता है, इसलिए हम उसको भी देखते हैं। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, पर शुरू करते हैं अब्बा तंत्र क्या होता है, अब्बा क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, नदियाँ हैं, नदियाँ करेंगी कुछ इस प्रकार बह रही हैं, ठीक है। तो नदियाँ क्या कर रही हैं कि एक निश्चित दिशा में उनका जल बह रहा है, ठीक है। निश्चित दिशा में उनका जल क्या हो रहा है, बह रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, नदियों का जल जब एक निश्चित दिशा में बहता है, एक निश्चित दिशा में नदियों का जल बहता है, तो उसे हम अपवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ड्रेनेज कहते हैं। तो मतलब निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से जो जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो यही जल का प्रवाह क्या कहलाएगा, यही जल का प्रवाह कहलाएगा अपवाह, ठीक है। यही जल का प्रवाह क्या कहलाएगा, अपवाह। तो ठीक है, तो चाहे ये अपवाह नदियों के माध्यम से हो या किसी चैनल्स के माध्यम से, अर्थात निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो, तो इसे हम अपवाह कहते हैं। इतनी बात आई कि आपको समझ में। अब देखिए, अब इन जो ये अपवाह, ये नदी है, ठीक है। अब ये नदियां बहुत सारी सहायक नदियां हो गई, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवाह तंत्र। जब बहुत सारी नदियां मिलेंगी, जब बहुत सारी नदियां मिलके किसी तंत्र का निर्माण करेंगी, तो उसे हम अपवाह तंत्र का नाम देते हैं। तो जब ये नदियां या ये वाहिकाओं का जाल बन जाएगा, तो इसे अपवाह तंत्र कहेंगे, ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रेनेज पैटर्न। तो अपवाह क्या है दोस्तों, अपवाह एक सिंपल सी बात है कि निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से जो जल का प्रवाह हो रहा है, उसे हम अपवाह कहते हैं। जबकि नदियों के जाल को या वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। जब बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि जो अपवाह तंत्र होता है, वो किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली होता है। क्या होता है, जल प्रवाह प्रणाली होता है। बेसिकली अब्बा तंत्र में क्या होता है, एक मुख्य नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसी को अपवाह द्रोणी भी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि अपवाह क्या है। अपवाह कुछ नहीं है, जो नदियां होती हैं वो निश्चित दिशा में उनका जल का प्रवाह हो रहा है, उनका जल क्या हो रहा है, निश्चित दिशा में बह रहा है, तो उसे अपवाह कहेंगे। और जब ये नदियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगी, तो उसे अपवाह तंत्र कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट समझिए आप। अब आप ये देखिए, यहाँ पर एक गंगा नदी बह रही है, ठीक है। कौन सी नदी बह रही है, गंगा नदी। और गंगा नदी
में बह रही कौन, यमुना नदी। और यमुना नदी में हमारी नदियाँ कुछ मिलती हैं, कुछ नदियाँ यमुना में मिलती, गंगा में मिलती हैं। तो अब गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र बनाया गया उसे हम क्या बोलेंगे, उसी को तो हम अपवाह तंत्र बोलेंगे, उसी को तो हम अपवाह द्रोणी बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब मुख्य नदियां और सहायक नदियां क्या करेंगी, एक तंत्र का निर्माण करेंगी। ठीक है, मतलब जो एक मुख्य नदी होती है वो अपना जल, एक मुख्य नदी जो होती है वो अपना जल कहां से प्राप्त कर रही है, तो वो समस्त क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। वो समस्त क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक मुख्य नदी, कोई भी एक मुख्य नदी है वो अपना जल कहाँ कहाँ से ग्रहण कर रही है, उसे जल कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो वो समस्त जो क्षेत्र होगा वो अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं, एक एक चीजें मैं आराम से समझाऊंगा, बस आप बने रहिए साथ में। ठीक है, देखिए भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। हम जानते हैं कि भैया भारत में सर्वाधिक नदियां कहाँ प्रभावित होंगी, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका भी क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलती है, दूसरे राज्यों में किसी नदियों में जाके ये मिल जाती हैं। कहां पर, दूसरे राज्यों में या तो किसी नदी में जाके मिल जाएंगी या एस्चुरी का निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश क्या है, नदियों का मायका है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था कि जो मध्य प्रदेश है उसे नदियों का मायका क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से अधिकांश नदियां निकलती हैं और दूसरे राज्यों में या तो वो किसी नदी में मिल जाती हैं या एस्चुरी वगैरह का निर्माण कर लेती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में वैसे तो नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, परंतु अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। ये देखिए आप मैप देखिए, ठीक है, ये आपको कहाँ दिख रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में दिख रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में इस टाइप। तो वैसे तो सभी दिशाओं में आपको नदियां देखने को मिलेगी, परंतु मेनली कहां पर प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रवाहित होती हैं। तो अभी तक हमने दो प्रश्न पढ़े। पहला पढ़ा कि भारत में सर्वाधिक नदियां कहाँ प्रवाहित होती, तो वो मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नदियों का मायका, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। कहां पर, उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मतलब देखो दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक हिमालयी नदियां होती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो अधिकांश नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। कैसी नदियां कहलाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां क्या कहलाती हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। अब हम जानते हैं कि भैया जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे बसती हैं। कहाँ बसती हैं, नदियों के किनारे बसती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी एवं सरस्वती नदी के किनारे बसी। वैदिक सभ्यता भी गंगा यमुना नदी के किनारे बसी बाद में चलकर। ठीक है, तो इस प्रकार जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े जो केंद्र होते हैं या बड़ी बड़ी सभ्यताएं होती हैं वो नदियों के किनारे बसती हैं। इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने अपवाह पढ़ा था, वो आगे चल के हम देखेंगे। परंतु नदियों को मायका किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। अधिकांश नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं और नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं भैया अपवाह किसे कहते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से हो रहे जल का प्रवाह, मैंने बताया था ना कि निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से हो रहे जल का जो प्रवाह है उसी को हम क्या कहेंगे, अपवाह कहेंगे। ठीक है, और इन वाहिकाओं उन नदियों का तंत्र क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र। अब अपवाह अलग अलग प्रकार का होता है, हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। जैसे यदि कोई केंद्रीय भाग उससे ये निकले तो अरीय अब्बा कहलाएगा। ठीक है, ये द्रुमकृतिक अब्बा कहलाएगा, जो कि किसका है,
हमारी नर्मदा नदी का है। ठीक है, तो अब्बा तंत्र काफ़ी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अब्बा तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है। ठीक है, तो अब्बा तंत्र क्या होता है? अब्बा तंत्र किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली होती है। चलिए, अब्बा द्रोणी क्या है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एक मुख्य नदी है, मान के चलो गंगा एक मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां का जो अपवाही क्षेत्र होगा उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे गंगा है और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। ठीक है, तो अपवाह द्रोणी आपको समझ में आ गया होगा। अब जल विभाजक क्या है? तो आप देख पा रहे हो कि जल विभाजक है, जल विभाजक है। ठीक है, ये एक जल द्रोणी है, अपवाह द्रोणी है, ये दूसरी अपवाह द्रोणी है। ठीक है, तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली जो सीमा होती है, ठीक है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली जो सीमा होती है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये जल विभाजक है। मान के चलो ये कौन सी है? ये गंगा अब्बा तंत्र है और ये नर्मदा अब्बा तंत्र। ठीक है, और ये आप मान लो विंध्याचल। तो गंगा और नर्मदा के बीच में भैया कौन अलग करता है? तो गंगा अब्बा तंत्र और नर्मदा अब्बा तंत्र को विंध्याचल श्रेणी अलग करती है। तो विंध्याचल श्रेणी क्या हो जाएगा? विंध्याचल श्रेणी जो होगा वो जल विभाजक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जल विभाजक हो जाएगा। ठीक है, तो जल विभाजक क्या करता है? दो बेसिनों को, दो नदी अब्बा तंत्रों को अलग करता है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पर्वत हो सकता है, कोई भी उच्च भूमि हो सकता है। ठीक है, अब पर्वत जैसे विंध्याचल जो पर्वत है वो प्रायद्वीपीय नदियां एवं हिमालय नदियों के मध्य अब्बा जल विभाजक का काम करता है। सतपुड़ा ताप्ती और नर्मदा के मध्य जल विभाजक का काम करता है। कैमूर सोन और यमुना नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। तो जल विभाजक कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पर्वत हो चाहे वो उच्च भूमि हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नदी द्रोणी क्या है? देखिए, नदी द्रोणी और जल संभर दो टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, यदि कोई बड़ी नदी है, कोई बड़ी नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, तो कोई बड़ी नदी है तो उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होगा वो नदी द्रोणी कहलाएगा, रिवर बेसिन कहलाएगा। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब उन्हें पानी कहाँ कहाँ से मिल रहा है, कहाँ कहाँ से उनके पास जल आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा नदी द्रोणी। कब? यदि वो बड़ी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? बड़ी नदियां हैं, तो उन्हें हम नदी द्रोणी कहेंगे। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। जबकि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र क्या कहलाएगा? जल संभर कहलाएगा। ठीक है, तो यदि बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है तो उसे नदी द्रोणी कहेंगे, याद रखना दोस्तों। और साथ ही साथ यदि छोटी नदियां हैं, नाले हैं और उनका जल ग्रहण क्षेत्र है उसे हम जल संभर कहेंगे। अब यदि मेंस में भी आपसे पूछा जाए कि नदी द्रोणी और जल संभर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो आप इजीली बता पाओगे कि सर जो बड़ी नदियां हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है, वहीं जो छोटी नदियां होती हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र जल संभर कहलाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां मेकाल श्रेणी से निकलती हैं। किससे निकलती है? मेकाल श्रेणी से। इसलिए भैया वाटर शेड का नाम भी दिया जाता है मेकाल श्रेणी को। वाटर शेड वे स्थान होता है जहां से नदियां क्या करती हैं, या तो अधिक मात्रा में निकलती हैं, नदियां जल ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो चलिए, नदी द्रोणी हम लोगों ने पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया जल संभर। नदी द्रोणी का संबंध यहाँ पर बड़ी नदियों से है, वहीं पर छोटी नदियों का संबंध किससे है? जल संभर से है। चलिए, मध्य प्रदेश में विंध्याचल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये समझिए। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है? ये है हिमालयन नदियाँ। कैसी? हिमालय की नदियाँ। और यहाँ पे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जल विभाजक का काम कौन सी श्रेणी करती है? विंध्याचल श्रेणी करती है। कौन सी श्रेणी करती है? विंध्याचल श्रेणी करती है। इसलिए विंध्याचल श्रेणी को हम क्या कहते हैं?
भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक कहा जाता है विंध्याचल श्रेणी को। ठीक है, याद रखिए विंध्याचल श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। ठीक है, 752 मीटर ऊंची है, जो कि दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात जो आपने अभी याद रखी कि भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। किसको? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। अब मध्य प्रदेश में अब्बा तंत्र के विभाजन की बात करें। ठीक है, अब्बा तंत्र देख लिया, अब्बा क्या होता है वो देख लिया, नदी द्रोणी क्या होती है वो देख लिया, जल संभर क्या होता है वो देख लिया, और जल विभाजक क्या होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब मध्य प्रदेश में आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में अब्बा तंत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए, कुछ बुक्स में 5 लिखा है और कुछ बुक्स में 6, पर आप 6 याद करिए, क्योंकि उन लोगों ने जो महानदी अब्बा तंत्र है उसको काउंट नहीं किया है, क्योंकि महानदी अब्बा तंत्र में कुछ भाग जाता है हमारा। ठीक है, तो याद रखना, तो मध्य प्रदेश में जो अब्बा तंत्र है वो 6 पाए जाते हैं। एमपी पटवारी के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 6 अब्बा तंत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक अब्बा तंत्र पाया जाता है गंगा अब्बा तंत्र। कौन सा? गंगा अब्बा तंत्र। अब आप बोलोगे कि सर गंगा नदी तो मध्य प्रदेश में बहती ही नहीं है, तो गंगा अब्बा तंत्र कैसे पाया जाता है? मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई मुख्य नदी है, ठीक है, वो यदि कहीं से भी जल प्राप्त कर रही है, क्योंकि गंगा में कहाँ से जल जाता है? मध्य प्रदेश की नदियों से भी जाता है। ठीक है, तो इसे गंगा यमुना अब्बा तंत्र बोलते हैं। जैसे कि काली सिंध है, चंबल है, ये अपना जल किसको देती हैं? यमुना नदी को। और यमुना नदी किसको जल देती है? यमुना नदी गंगा नदी को देती है। तो भैया बताओ, गंगा अब्बा तंत्र आता है कि नहीं आता मध्य प्रदेश में? बिल्कुल आता है। ठीक है, जबकि सोन और टोंस जो नदी हैं वो तो सीधा अपना जल किसको देती हैं? गंगा नदी को देती हैं। तो वो किस अब्बा तंत्र का भाग हुई? गंगा अब्बा तंत्र का भाग हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गलत आंसर मत कर देना कि अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसे गंगा यमुना अब्बा तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है गंगा अब्बा तंत्र। अंडरलाइन करना कि सबसे बड़ा जो अब्बा तंत्र है वो गंगा अब्बा तंत्र है। कौन सा है? गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा अब्बा तंत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा अब्बा तंत्र नर्मदा अब्बा तंत्र है। ठीक है, फिर ताप्ती अब्बा तंत्र, माही गोदावरी अब्बा तंत्र, माही अब्बा तंत्र और महानदी। ठीक है, माही अब्बा तंत्र सबसे छोटा है दोस्तों, गंगा अब्बा तंत्र सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे बड़ा नर्मदा अब्बा तंत्र है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश में अब्बा तंत्र कितने हैं? कि सर आपने बताया कि अब्बा तंत्र 6 हैं। कौन कौन से हैं? सर गंगा अब्बा तंत्र है जो कि सबसे बड़ा है, दूसरा नर्मदा अब्बा तंत्र है, तीसरा ताप्ती अब्बा तंत्र है, चौथा गोदावरी अब्बा तंत्र है, पांचवा माही अब्बा तंत्र है, छठा महानदी अब्बा तंत्र है। कुछ किताबों में महानदी अब्बा तंत्र को नहीं बताया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मध्य प्रदेश में 6 अब्बा तंत्र होते हैं। चलिए अब देखते हैं गंगा अब्बा तंत्र के बारे में। किसके बारे में? गंगा अब्बा तंत्र के बारे में, गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा गंगा अब्बा तंत्र है, और इस अब्बा तंत्र में आपको चंबल नदी दिख रही होगी, बनास नदी दिख रही होगी, ठीक है, बेतवा दिख रही होगी, आपको टोंस दिख रही होगी, सोन दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो नदियां होती हैं वो गंगा नदी या गंगा की सहायक नदी यमुना में अपना जल देती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की नदियां गंगा अब्बा तंत्र का भी हिस्सा है। किसका? गंगा अब्बा तंत्र का भी हिस्सा है। गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अब्बा तंत्र कौन सा है, तो आप लोग आप आंसर करोगे सर गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है। क्योंकि अगर आपको तो ये लगेगा कि गंगा नदी तो मध्य प्रदेश में बहती नहीं है, ठीक है, ये नर्मदा नदी बहती है, सर तो गलत बता रहे हैं। नहीं साहब, मैं सही कह रहा हूं कि भैया गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है। विस्तार कहाँ मिलेगा? राज्य के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में आपको इसका विस्तार मिलेगा।
ये चित्र देखिए, ये उत्तर और ये उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो गंगा अब्बा तंत्र का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दिशा में मिलता है, और ये सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है। बार बार याद करा रहा हूं मैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, दो बातें हम लोगों को समझ में आ गई कि साहब सबसे बड़ा अब्बा तंत्र हो गया और राज्य के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में इसका विस्तार है। इसका कुल अब्बा क्षेत्र आपको याद नहीं रखना है, पर 2,02,070, ठीक है, 2,02,070 वर्ग किलोमीटर इसका अब्बा क्षेत्र है। इस अब्बा तंत्र में सम्मिलित होने वाली नदियों का जल कहाँ पे जाएगा? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि अब ये कुछ नदियां तो यमुना को पानी देंगी और कुछ किसको देंगी? गंगा को देंगी। तो यमुना का जल किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? गंगा में जा रहा है। और गंगा आखिरकार कहाँ विसर्जित होती है? गंगा अपना डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनाती है साहब? बंगाल की खाड़ी में। तो मतलब इस अब्बा तंत्र में जो भी नदियां सम्मिलित होंगी उनका जल कहां पर जाएगा? तो उनका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। ठीक है, तो क्या क्या बातें हमने पढ़ी कि गंगा अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है। इसका विस्तार राज्य के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में पाया जाता है। कुल अब्बा क्षेत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है और इस अब्बा तंत्र में सम्मिलित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी में। ये अब देखिए, ठीक है, अब इस चित्र को थोड़ा गौर से देखिए। ये आपको चंबल नदी दिख रही है। ये चंबल नदी कहाँ मिल जाएगी? यमुना में जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सिंध नदी है। सिंध नदी चंबल में मिल जाएगी। ये बेतवा नदी कहाँ पे जाके मिल जाएगी? बेतवा नदी भी आपको यमुना में दिख जाएगी। ये टमस यानी जिसे टोंस बोलते हैं, ये भी मिल जाएगी। ठीक है, ये निकल रही सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी भी कहाँ पे मिल जाएगी? पटना में। कहाँ मिल जाएगी? गंगा में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नदियां हैं वो किसका भाग है? ये जो नदियां हैं वो गंगा का भाग है, गंगा अब्बा तंत्र को। हालांकि गंगा अब्बा तंत्र को अपन 3 भागों में बांट कर देखेंगे। ठीक है, उसको 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये नदियां अपना जल किसको दे रही हैं साहब? ये नदियां अपना जल दे रही हैं यमुना को, और यमुना अपना जल दे देती गंगा को, इसलिए गंगा अब्बा तंत्र के अंतर्गत आती हैं। चलिए, गंगा अब्बा तंत्र को 3 अपवाह क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 3 उप अपवाह क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? यमुना अपवाह क्षेत्र, टोंस अपवाह क्षेत्र और सोन बेसिन अपवाह क्षेत्र। अब यमुना अपवाह क्षेत्र में किसको शामिल करेंगे? वो नदियां जो यमुना नदी में जाकर मिलेंगी। वो नदियां जो यमुना नदी में जाकर मिलेंगी उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यमुना अपवाह क्षेत्र, उप अपवाह क्षेत्र। ठीक है, टोंस बेसिन में क्या मिलेंगी? टोंस एवं उसकी सहायक नदियां, वो किस अपवाह के अंतर्गत आएंगी? टोंस बेसिन के अंतर्गत। और सोन एवं उसकी सहायक नदियां सोन बेसिन अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए कि गंगा अब्बा तंत्र को कितने भागों में बांटा है? कि सर 3 उपभागों में बांटा है। एक है यमुना अपवाह क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप चंबल नदी, सिंध नदी, जामनी, बेतवा, धशान, केन, इस प्रकार की नदियां देखोगे। टोंस नदी, जिसमें आप टोंस, बीहड़, ओदा एवं महान नदी देखोगे। ठीक है, और सोन नदी, जिसमें आप जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद, इस प्रकार की नदियां देखोगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उप अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा बेसिक बता रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर साथ बने रहिए। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फटाफट। ठीक है, चलिए, यमुना में कौन कौन आएंगी? चंबल, सिंध, जामनी, बेतवा, धशान, केन। टोंस में बीहड़, ओदा, महान, और सोन में जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद, ये नदियां शामिल है। तो गंगा अब्बा तंत्र को भी हमने 3 उपभागों में बांट लिया है। अब देखिए, जनरली सब लोग नर्मदा से स्टार्ट करते हैं, पर हम क्रम से चलेंगे। हम सबसे पहले गंगा अपवाह तंत्र पढ़ेंगे और गंगा अपवाह तंत्र में आने वाली नदियों को देखेंगे, फिर हम नर्मदा अपवाह तंत्र को देखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक जो बेस्ड है वो गंगा अपवाह तंत्र पे है, उसमें भी बेसिकली यमुना उप अपवाह तंत्र पे। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है कि गंगा अब्बा तंत्र की नदी है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि भाई चंबल नदी किसकी है? गंगा अब्बा तंत्र की। और गंगा में भी किसकी? यमुना। ठीक है,
तो यमुना उप अपवा तंत्र की, ठीक है। तो चंबल नदी जो है वो गंगा अपवा तंत्र की नदी है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है क्योंकि इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है 965 किलोमीटर के साथ चंबल नदी, ठीक है। देखो हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, अपवा किसे कहते हैं, अपवा तंत्र किसे कहते हैं, है ना। उसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला प्रश्न था कि गंगा अपवा तंत्र की नदी है कौन, चंबल नदी, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, वो है हमारी चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी। ये देखिए ये है भैया जाना पाव, ये क्या है, जाना पाव, ठीक है। जाना पाव कहाँ आती है, विंध्य श्रेणी में आता है, विंध्य श्रेणी में, विंध्य श्रेणी की में आता है जाना पाव, ठीक है। तो विंध्याचल श्रेणी में जाना पाव एक स्थान है, कहाँ पर है साहब, महू में है। कहाँ पर है, महू में है। महू कहाँ पे है, इंदौर में है, ठीक है। तो विंध्याचल श्रेणी में इंदौर जिले के महू तहसील के जाना पाव में, और जाना पाव के भी किसके, बांगचू पॉइंट, किसके, बांगचू पॉइंट, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बांगचू पॉइंट है वहां पर। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में इंदौर जिले के महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी के बांगचू तहसील से कौन सी नदी निकलती है, वो नदी निकलती है हमारी चंबल नदी। कहाँ से निकलती है, बेसिकली तो आप लिख दोगे महू के जाना पाव पहाड़ी से, परंतु एग्जैक्टली अगर बात करें तो विंध्याचल श्रेणी में, ठीक है। जिला कौन सा हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। तहसील कौन सी हो जाएगी, महू हो जाएगी, ठीक है। महू में भी कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, जाना पाव पहाड़ी। और अगर पॉइंट की बात करें तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बांगचू पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, बांगचू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से जो नदी निकलती है उसे हम बोलते हैं चंबल नदी। अब देखिए ये उत्तर पूर्व बहते हुए पूर्व दिशा में बह जाएगी। ये देखो पहले उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा में बही, उत्तर पूर्व दिशा में बही, फिर कहाँ बहने लगी, ईस्ट दिशा में बहने लगी। तो मतलब उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए फिर पूर्व दिशा में बहने लगती है, ठीक है। उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये आप देख पा रहे होंगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। यहाँ पर जिलों में प्रभावित होते हुए ये कहाँ पर मिल जाएगी, ये मिल जाएगी इटावा के निकट, इटावा जिले के मुरादगंज में, किससे, यमुना नदी से, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि कहां से निकलती है साहब, विंध्याचल श्रेणी के, विंध्याचल श्रेणी के इंदौर जिले के महू तहसील में जाना पाव की पहाड़ी है। जाना पाव की पहाड़ी में एक बांगचू पॉइंट है और इस बांगचू पॉइंट से एक नदी निकलती है जिसे हमने बोला चंबल नदी। क्या बोला, चंबल नदी। साहब ये उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में बहते हुए इटावा जिले के मुरादगंज में यमुना नदी में मिल जाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि ये गई यहाँ से मध्य प्रदेश से, है ना, मंदसौर से, फिर ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी, ये प्रवेश कर जाएगी राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। अर्थात ये नदी मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। क्या करती है, 2 बार प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में ये नदी। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा ये आप देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है। क्या बना रही है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र बना रही कि नहीं बना रही, बिल्कुल बना रही है साहब, ठीक है। तो ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है, ठीक है। तो चंबल नदी क्या करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। कहाँ, किस दिशा में बहती है, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए भिंड, मुरैना, श्योपुर में ये बहती है। इतनी बात आपको समझ में आई। मिलती कहाँ पे, तो इटावा जिले के मुरादगंज में ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको। कौन सी नदी, चंबल नदी। अब आपको ये यमुना नदी दिख रही होगी, ठीक है, ये चंबल नदी दिख रही होगी। तो इसके बीच में एक मैदान बनता है जिसे हम बोलते हैं लश्कर का मैदान। इसको क्या बोलते हैं हम, लश्कर का मैदान कहते हैं। तो लश्कर का मैदान कहाँ पर स्थित है, यमुना नदी और चंबल नदी के बीच में, ठीक है। तो यमुना नदी, चंबल नदी के बीच में लश्कर का मैदान है और इन्हीं के बीच में सीमा बनाई है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा था। चलिए अब आगे एक एक करके देखते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ठीक है। चर्मावती बहुत इंपॉर्टेंट है, कामधेनु बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु भी कहते हैं या चर्मावती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु या रतिदेव की कीर्ति के नाम से चंबल नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो इसके प्राचीन नाम आपको क्या मिलेंगे, पुराणों में आपको नाम क्या मिलेंगे, चर्मावती, धर्मावती। क्या याद रखो मेरे साथ, चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु और रतिदेव की कीर्ति।
और रतिदेव की कीर्ति। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ी में बांगचू पॉइंट है। ठीक है, बांगचू पॉइंट में, जाना पाव की पहाड़ी में, बांगचू पॉइंट में। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ी कहाँ आती है? तो महू तहसील में आती है। महू तहसील कहाँ आता है? इंदौर जिला में आता है। ठीक है, और जाना पाव की पहाड़ी किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज ध्यान से देखना। अगर वो आपको ऑप्शन दे इंदौर तो ठीक है, इंदौर में और डीप जाए तो महू, महू में और ज़्यादा डीप जाए तो जाना पाव, और जाना पाव में भी कहाँ पर? बांगचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है साहब? तो इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर कुल लेंथ है किसकी? चंबल नदी की। ठीक है, और इसी आधार पर ये मध्य प्रदेश की कैसी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी। कैसी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई कितनी? 965 किलोमीटर। रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, 965, 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है साहब? तो मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 325 किलोमीटर। अब अफसान, अफसान का मतलब मिलन है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चलो अब फटाफट याद करते हैं। पहला, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कि सर चंबल नदी है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु। चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति। ठीक है, उसका उद्गम कहाँ होता है साहब? सब इंदौर जिले में स्थित महू है। महू में जना पाव की पहाड़ी, और जना पाव की पहाड़ी में एक बांगचू पॉइंट है, वहां से इसका उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 325 किलोमीटर साहब मध्य प्रदेश में बहती है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो लंबाई है वो 325 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश में बह रही है। ठीक है, तो 965 किलोमीटर में से 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। अफसान मिलती कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में। कहां पर मिलेगी? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को आई, मैं रिवाइज कराता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, रटा होंगे हमको। ठीक है, ये देखिए जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी से भैया बहुत सारी धार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई है, जिनमें से भगवान परशुराम की जन्मस्थली। ठीक है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है जाना पाव की पहाड़ियों को, और यहीं पर भगवान परशुराम का मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ पर? जाना पाव की पहाड़ियों पर भगवान परशुराम का मंदिर बहुत ही शानदार लगता है, कभी जाइए घूमने जाना पाव। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। ठीक है, ये देखिएगा भगवान परशुराम की जन्मस्थली। साथ ही साथ जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं, देखिए जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पर है? सब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है। ठीक है, और मालवा के पठार की प्रमुख चोटी है। ये पहाड़ी परशुराम जी, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, और यहाँ से केवल चंबल नदी नहीं निकलती, चंबल नदियों के साथ साथ 7 नदियां निकलती हैं। आपको अभी तक ये पता होगा कि यहाँ से केवल चंबल नदी निकलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ से चंबल के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ भी निकलती हैं, और उन नदियों को मैं आपको बताऊं कि जना पाव की पहाड़ी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। देखो चंबल तो आपको पता है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, 965 किलोमीटर। गंभीर नदी, ठीक है, जो कि छिप्रा की सहायक नदी है, गंभीर और खान नदी होती है ना। अंग्रेड़ नदी भी यहाँ से निकलती है। सुमरिया, बिरम, चोरल, चोरल परियोजना आपने सुना होगा। ठीक है, और कारम। ठीक है, तो ये 7 नदियां जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, आपको चंबल, गंभीर और चोरल याद रखना है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जाना पाव की पहाड़ी से केवल चंबल नदी नहीं निकलती है, उसके साथ साथ चंबल के साथ साथ गंभीर, अंग्रेड़, सुमरिया, बीरम, चोरल और कारम जैसी नदियां भी निकलती है। और दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरोहा जिले की अगर हम बात करें तो इंदौर, धार, रतलाम। ठीक है, कहाँ से? इंदौर से तो निकली, इंदौर से धार, धार से रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? श्योपुर, मुरैना। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए ईस्ट में बहने लगती है, तो धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये कौन से अमरोहा जिले हैं? मतलब इन जिलों से चंबल नदी बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है मेरे दोस्त? इंदौर से, धार से, रतलाम से, मंदसौर से, श्योपुर, मुरैना, भिंड से। कुल अमरोहा क्षेत्र की बात करें तो 43,200 वर्ग किलोमीटर, 43,200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका अमरोहा क्षेत्र है, आपको याद नहीं रखना है। सहायक नदियाँ, ये वेरी आईएमपी है। सहायक नदियाँ, सहायक नदियों में कौन कौन है? काली सिंध है। कौन है? काली सिंध, यहाँ से आपको जाकर मिलेगी।
ठीक है। और कौन सी, क्षिप्रा नदी, वो यहीं पे आपको जाके मिल जाएगी, ठीक है, क्षिप्रा नदी है। उसके बाद कौन है, पार्वती नदी है। पार्वती के बाद कूनो, कुंवारी, ठीक है। तो काली सिंध ये याद रखना है, क्षिप्रा और पार्वती, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती, ये तीनों सहायक नदियां हैं किसकी, ये तीनों सहायक नदियां हैं हमारे चंबल नदी की। किसकी, चंबल नदी की तीनों शानदार सहायक नदियां हैं। याद भी रखना है कि काली सिंध किसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, और पार्वती, ठीक है। कुंवारी को तो आप काट दीजिए क्योंकि सिंध में शायद ये मिल जाती है, ठीक है। तो काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं हमारे चंबल नदी की। अब कौन कौन से शहर इसके किनारों पर बसे हुए हैं, तो देखिए महू, महू से तो निकल ही रही है, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, मतलब जिसका जो अपवा क्षेत्र है वही तो इसके किनारे पर बसे शहर होंगे, ठीक है। तो इसका अपवा क्षेत्र कहाँ पर है, इसका अपवा क्षेत्र महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड में है, तो वहीं पर ये क्या करेगी, थोड़ी प्रवाहित होगी। इस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, चंबल नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पर भैया मैं तो आपसे सहायक नदियां पूछूंगा, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां बता दो कौन कौन सी है, काली सिंध, काली सिंध, क्षिप्रा, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती। कूनो भी याद रखिए, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और अपवा जिले कौन कौन से हैं, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बताया था मैंने, कहाँ सीमा बनाती है, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले एरिया में। मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों की सीमा बनाती है। मैंने ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रवेश करेगी, 2 बार प्रवेश करेगी। एक तो मध्य प्रदेश से जा ही रहा, उसमें दूसरी बार प्रवेश करती है, तो ना, तो मध्य प्रदेश में दूसरी बार प्रवेश करती है। कोटा के भैंसरोणगढ़ में चूलिया जलप्रपात, वेरी आईएमपी प्रश्न, ठीक है। कुछ किताबों में मंदसौर लिखा है, वो सही नहीं है। कोटा राजस्थान में भैंसरोणगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है, ठीक है, चंबल नदी द्वारा निर्मित है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, और आप आंसर क्या करोगे कि सर चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो आप भूलोगे नहीं, भूलना है कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। कौन सी, चंबल नदी। कहाँ कहाँ की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। कहाँ की जीवन रेखा कहते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। कौन कौन से शहर किनारों पर बसे हुए हैं, महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, ठीक है। चलिए उद्गम कहाँ से हुआ है, तो जाना पाओ कि पहाड़ी में बांगचू पॉइंट से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से, बांगचू पॉइंट से। मिलती कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट मिल जाएगी। किससे, यमुना नदी से मिल जाएगी। लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परियोजनाओं की बात करते हैं। किसकी, परियोजनाओं की। चलिए कौन कौन सी हैं, गांधी सागर बांध मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, और जवाहर सागर बांध कोटा में। देखिए परियोजनाओं के बारे में मैं डिटेल से एक अलग वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हम मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं केवल आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने कंप्लीट नहीं कराया, हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, है ना, कोई समस्या नहीं है उसमें। चलिए तो सबसे पहले नाम याद रख लीजिए, गांधी राणा जवाहर सागर। गांधी कहाँ पर है, तो गांधी सागर स्थित है। चलिए ये देखिए, ये है गांधी सागर। तो गांधी सागर ये आप देख पा रहे होंगे, ये कहाँ पे भैया, मंदसौर दिख रहा है आपको। तो गांधी जी क्या करते थे, थोड़े मंद थे, मंद कार्यक्रम चलाते थे, स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसको ऐसे याद कर दिए मंदसौर, ठीक है। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो गांधी सागर बांध मंदसौर में है। और इसका जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। पूरा कब हुआ निर्माण कार्य, 1960 में, ठीक है। मंदसौर की भानपुरा तहसील है, कौन सी तहसील है, मंदसौर की भानपुरा तहसील, ठीक है, भानपुरा तहसील। वहां पर यह बांध आपको देखने को मिलेगा, गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर बांध मंदसौर की भानपुरा तहसील में। साहब इसका काम, ये किसकी परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है। सारी बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की, याद रखना, ठीक है। चलो ये प्रारंभ कब हुई थी, 1954 में। पूरी कब हुई, 1960 में। और यहाँ पर 115,
कहाँ पर? गांधी सागर में 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। याद रखना कितना किया जा रहा है? 115। तो गांधी सागर में कितना? 115। ये आईएमपी बात है, ठीक है। तो गांधी सागर में 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है कहाँ पे? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में। कहाँ पर है? मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में स्थित है, ठीक है। 1960 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था और 1954 में इसकी नींव रखी थी। गांधी सागर बांध मंदसौर कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। चलिए दूसरा देखिए, राणा प्रताप सागर बांध। ये आप देख पा रहे होंगे राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में राणा सागर। और कब निर्मित हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में गांधी सागर बांध से लगभग 56 किलोमीटर नीचे, कितने? 56 किलोमीटर नीचे आपको राणा प्रताप सागर बांध मिलेगा। और यहाँ की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी? 172। अब गांधी सागर में कितनी थी? 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर में कितनी है? 172 मेगावाट, 172 मेगावाट, ठीक है। तो दोनों बातें याद आई। और जवाहर सागर, ये जवाहर सागर है कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा बैराज और जवाहर सागर दोनों हैं। और जवाहर सागर का निर्माण 1971 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1971 में। तो 1960 में बना गांधी सागर, 1964 में बना राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बना 1971 में। गांधी सागर की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 115 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर की 172 मेगावाट है। कितनी? 172 मेगावाट है। और जवाहर सागर की 99 मेगावाट है। कितनी? 99, ठीक है। तो याद रखना 115, 172 और 99 मेगावाट एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपको याद रखना है चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। और इस पर कितने बांध बनाए गए हैं साहब? इस पे 3 बांध बनाए गए हैं। वो 3 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध जो 1954 में नींव रखी और 1960 में पूरा हुआ। कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता? 115 मेगावाट। और कहाँ पर है? मंदसौर के भानपुरा में। कहाँ पर है? मंदसौर के भानपुरा में। दूसरा है राणा प्रताप सागर, कहाँ है? चित्तौड़ में है, ठीक है। लगभग गांधी सागर से 56 किलोमीटर नीचे। कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? 172। जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में है। कितनी उत्पादन क्षमता है? 99 मेगावाट। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। चलिए चंबल नदी के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं फटाफट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा गंगा अभ्य तंत्र का नदी है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी? जल्दी जल्दी बताओ। 965 किलोमीटर। कितनी? 965 किलोमीटर। चलिए, ये जाना पाओ की पहाड़ी आप देख पा रहे हो, यहीं पे है बांगचू पॉइंट। ये जाना पाओ की पहाड़ी कहाँ मिलेंगी? महू तहसील में मिलेंगी। महू तहसील कहाँ पे आता है? इंदौर में आता है। और वैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग ये जाना पाओ की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? इटावा के मुरादगंज में। कहाँ पर? इटावा के मुरादगंज में, उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी में मिल जाएगी। यहाँ पर जो मैदान मिलेगा उसे लश्कर का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे? लश्कर का मैदान कहेंगे। मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश कर रही है। कितनी बार प्रवेश कर रही है? 2 बार प्रवेश कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है? 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। कितनी? 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसकी? पश्चिमी मध्य प्रदेश की। सहायक नदियों में कौन कौन आ जाएगी? काली सिंध आ जाएगी, क्षिप्रा, पार्वती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्राचीन नाम क्या देखा था? चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ठीक है। चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु और रतिदेव की कीर्ति। उद्गम इंदौर जिले में स्थित महू के जनापाव पहाड़ी से। लंबाई 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 325 देखा। उत्तर प्रदेश के इटावा में, यमुना में मिल जाती है। जनापाव की पहाड़ी भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। और यहाँ पे 7 नदियाँ निकलती: चंबल, गंभीर, अंग्रेड़, सुमरिया, बीरम, चोरल, काकम। अब्बा जिले इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड। कुल अफवाह क्षेत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियाँ काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, कुमारी। किनारे बसे शहर महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश कहा जाता है पश्चिमी, ठीक है। चलो,
मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। 2 बार प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में चूलिया जलप्रपात, भैया सबसे ज़्यादा आईएमपी। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है साहब? चंबल नदी बनाती है। कहाँ बनाती है? कोटा के भैंसरोडगढ़ में। कहाँ पे बनाती है? कोटा के भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। परियोजनाएं मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना 1954। गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर में है, 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में 172 मेगावाट। और जवाहर सागर बांध कोटा, ठीक है, 99 मेगावाट। कितनी? 99 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा बीहड़, चंबल के बीहड़ों के बारे में, ठीक है। तो चंबल नदी क्या करती है? चंबल नदी भिंड मुरैना श्योपुर में इस प्रकार मिट्टी का अपरदन करती है, इस प्रकार मिट्टी को काटती है कि वहां पर ये गड्ढे टाइप की भूमि का निर्माण हो जाता है। और इन्हीं गड्ढों टाइप की जो भूमियां हैं, जो खड्ड आप देख पा रहे होंगे, जिन्हें रेवांश भी कहते हैं, इन्हें चंबल के बीहड़ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चंबल के बीहड़। अब चूंकि इन बीहड़ों में डाकू क्या करते हैं? आसानी से छिप सकते हैं और पुलिस उनको आसानी से नहीं पकड़ सकती है, इसलिए इन्हें डाकुओं की शरणा स्थली या दस्यु आश्रय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस्यु आश्रय या डाकुओं की शरणा स्थली भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि बीहड़ों का निर्माण, जो भिंड मुरैना श्योपुर है, वहां पर बीहड़ों का निर्माण किसने किया है? तो आप आंसर करोगे सर चंबल नदी ने उसका निर्माण किया है। चंबल नदी ने किस अपरदन के द्वारा? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब नाली का अपरदन मतलब नाली बना दी, देखो नाली बना दी ना, उत्खात भूमि बना दी, इसलिए उत्खात भूमि का प्रदेश भी कहा जाता है इसे। किसे? भिंड मुरैना श्योपुर को। उत्खात मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जमीन। उत्खात का मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ जमीन, ठीक है। तो चंबल नदी के द्वारा भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर में उत्खात बीहड़ का निर्माण किया गया है। तो आपसे यही प्रश्न पूछेंगे कि बताओ बीहड़ का निर्माण किससे किया गया है, तो आप लोग आंसर कर देना चंबल नदी में, ठीक है। जैसे चंबल खड्ड कहते हैं, रिवाइंस ऑफ चंबल कहते हैं, ठीक है। और चंबल नदी के द्वारा नाली का अपरदन भी किया जाता है। तो ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यही है भैया चंबल के बीहड़, ठीक है। अच्छे से देख लो, अगर आपको डाकू बनना है तो इधर चले जाओ, ठीक है। आपने सुना होगा भैया पान सिंह तोमर, ठीक है, यहीं के डाकू थे, है ना। चलिए, फूलन देवी का नाम सुना होगा, वो भी यहीं के डाकू थे, ठीक है। और भिंड में क्या हो रहा है? भिंड में डाकू म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर? भिंड में। चलिए, तो ये था हमारा किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमने देख लिया है, ठीक है। तो चंबल नदी कैसी है? उत्खात भूमि का निर्माण करती है, चंबल खड्डे कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम क्षिप्रा नदी के बारे में। किसके बारे में? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली? काकराबर्डी आपको दिख रहा होगा। क्षिप्रा नदी काकराबर्डी से निकल रही और शिपाब्रा, मंदसौर में एक स्थान है शिपाब्रा, और ये 195 किलोमीटर बहकर, कितनी? 195 किलोमीटर बहते हुए शिपाब्रा में मिल जाएगी। कहाँ पर? चंबल नदी में। देख रहे हो चाना पाव से कौन सी नदी निकल रही है? चंबल नदी निकल रही है। और ये आपकी कौन सी नदी हो गई? ये हो गई आपकी क्षिप्रा नदी। मतलब क्षिप्रा नदी किस में मिलेगी सर? चंबल नदी में मिलेगी। कितनों किलोमीटर बहकर मिलेगी? 195 किलोमीटर बहकर मिलेगी। निकलती कहाँ से साहब? तो वही काकराबर्डी पहाड़ी में एक बाणेश्वर कुंड है, काकराबर्डी पहाड़ी में, जो कि इंदौर जिले में है। तो इंदौर जिले के काकराबर्डी पहाड़ी में एक बाणेश्वर कुंड है, वहां से निकलेगी, ठीक है। और मिल किस में जाएगी? जाना पाव से निकलने वाली चंबल नदी में 195 किलोमीटर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा? तो वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। पहला पॉइंट, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, याद रखना। चलो, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर जिले की काकराबर्डी, ये आप देख पा रहे होंगे, इंदौर जिले की काकराबर्डी के समीप बाणेश्वर कुंड से। लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर बहेगी और 195 किलोमीटर बहकर शिपाब्रा में चंबल नदी में मिल जाएगी। कहाँ पर? शिपाब्रा में चंबल नदी में मिल जाएगी। हालांकि इसके कुछ अन्य नाम भी आपको मिलते हैं, जैसे पूर्ण सलीला, पाप हरिणी, मोक्षदायिनी। कौन कौन से? पूर्ण सलीला, पाप हरिणी और मोक्षदायिनी, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीर एवं खान नदी, अभी देखा था हमने। तो भैया जो क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? गंभीर एवं खान नदी, याद रखना, बहुत आईएमपी बात है, ठीक है। तो बताओ मुझे क्षिप्रा की सहायक नदी। सर, क्षिप्रा की सहायक नदी गंभीर एवं खान नदी है, ठीक है। दूसरा याद रखिए
क्या याद रखना है कि भैया चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी थी, तो पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। कौन कौन सी, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा, ये हमने पढ़ी थी। किसकी, चंबल की सहायक नदी। और हम अभी पढ़ रहे हैं किसकी सहायक नदी, हम पढ़ रहे हैं क्षिप्रा की सहायक नदी। कौन कौन है, गंभीर एवं खान नदी, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इस नदी के किनारे प्रसिद्ध, उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर निर्मित। अपन को पता है कि उज्जैन किस किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और महाकालेश्वर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। चलिए अब एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। बताओ क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली, सर इंदौर जिले के काकरीबरडी के बाणेश्वर कुंड से। कहाँ से, काकरीबरडी के बाणेश्वर कुंड से निकली। इसे क्या कहा जाता है, सर इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है। सर इसका क्या है, सर ये मिल जाती है सिपाबरा में, किससे, चंबल नदी से। किससे मिल जाती है, चंबल नदी से। कितने किलोमीटर लंबाई है, सर 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 195 किलोमीटर। कौन कौन सी सहायक नदी है, तो गंभीर एवं खान सहायक नदी है। कौन, गंभीर एवं खान इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। उद्गम हो गया काकरीबरडी से। इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। निकलती कहाँ से, तो इंदौर में काकराबरडी एक जगह है, वहां से ये निकलेगी। ठीक है, और कहाँ मिल जाएगी, चंबल नदी में मिल जाएगी, सिपावरा नामक स्थान पे। ठीक है, और सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, गंभीर एवं खान। चलिए अब आपने एक परियोजना का नाम बहुत सुना होगा, वो परियोजना है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। बिल्कुल सुना होगा आपने, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। ठीक है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना क्या है, नर्मदा एवं जो क्षिप्रा नदी उसको जोड़ने की एक परियोजना है। ठीक है, बड़वा नामक स्थान से क्या हुआ, बड़वा नामक स्थान से पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का जल लेके आए। ठीक है, किसका, बड़वा नामक स्थान से, और जो क्षिप्रा है उसको लेके आए, और इनको एक गांव है उसका नाम है उज्जैनी। ठीक है, तो पाइपलाइन के माध्यम से इन दोनों के जो जल को मिला दिया गया, कहां पर, उज्जैनी नामक स्थान पे। कहां पे मिला दिए गए, उज्जैनी नामक स्थान पे, ताकि क्षिप्रा में जल स्तर में कोई भी कमी ना आए कुंभ के दौरान भी। तो भैया बड़वा से कौन सी नदी लेके आए, बड़वा से हमने पाइप के माध्यम से किसका जल लेके आए, नर्मदा का जल लेके आए। ठीक है, इधर क्षिप्रा का जल लेके आए, उज्जैनी नामक गांव पे दोनों को मिला दिया, तो इसी को बोलते हैं नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। कब शुरुआत हुई थी, 29 दिसंबर 2012 को। कब हुई थी, 29 नवंबर, है ना, माफ करिएगा, 29 नवंबर 2012 को इसकी शुरुआत हुई थी नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की। मिलन कहाँ पे है, उज्जैनी गांव में। मिलन कहाँ पर है, उज्जैनी गांव में। और ये परियोजना प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी परियोजना है, मतलब पहली नदी जोड़ो परियोजना है प्रदेश पर आधारित, है ना। हमने सबसे पहले इन्हीं को जोड़ा है, अब इसका दूसरों को जोड़ेंगे। तो प्रथम नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश की कौन सी है, यही है भैया, ना। हालांकि केन बेतवा है पर वो जुड़ नहीं पाई ना, वो तो बस प्रस्तावित है, ये जोड़ के दिखा दी। और इस परियोजना से देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर जिलों का 16 लाख एकड़ क्षेत्रफल क्या होगा, सिंचित होगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, बड़वा डैम से निकालेंगे, यहाँ से बड़वा से निकालते हुए यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्षिप्रा के बारे में क्या पढ़ा, मालवा की गंगा कहते हैं, इंदौर जिले में काकराबरडी के समीप बाणेश्वर कुंड से इसका उद्गम होता है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चंबल नदी में मिल जाती है, सिपाबरा में। पूर्ण सलीला, पापहरणी, मोक्षदायिनी इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, चलिए गंभीर एवं खान इसकी सहायक नदी है। और उज्जैन का मंदिर कहाँ पे, इसके किनारे है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की डेट याद रखना, 29 नवंबर 2012, उज्जैनी गांव में दोनों नदियां मिल गई। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे एक एक नदियों को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।